तो अब देखेंगे हमारे पास आयनिक बॉन्ड हमने समझ लिया था। कोवेलेंट हमारे पास कंप्लीट, कोवेलेंट का सारे बातें हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद कोऑर्डिनेट भी हमने पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेट में हमने ब्रिज बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग भी पढ़ लिया था। अब हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड्स कब फॉर्म होगा? ये कुछ नहीं होता, बॉन्ड्स हमारे पास फॉर्म नहीं होता इस केस में। जैसे अगर हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो एक हमारे पास ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें भी वही केस ही होता है, वाइकेंट और उसके बीच ओवरलैपिंग होगा, मगर आयनिक में कोई ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होता। ये प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्या होता है वो समझना कि केटाइन और एनाइन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो जब अट्रैक्ट करेगा तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं है हमारे पास, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन केटायन और एनायन। अब जो केटायन और एनायन को जो होल्ड करके रखे उसी को बोल देते हैं कि एक टाइप का बॉन्ड होगा, तो ये एक आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्ट करके रखेगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो अट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो अपोजिट आयंस को भी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है उसी को आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। और ये हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल नहीं होंगे। डायरेक्शनल कहने का मतलब है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि CH4 टेट्राहाइड्रल है, PCl5 हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है, हमारे पास BH3 जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये जो हमारे पास बात कर रहे हैं तो ये ज्योमेट्री है, मगर आयनिक बॉन्ड्स में जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होंगे, कि यहाँ पे बस उनमें डिस्टेंस मतलब रखता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम इंट्रैक्शन, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो जनरली मेटल, हाईली मेटल और हमारे पास नॉन मेटल्स के बीच फॉर्म होगा। मेटल मेटल के बीच नहीं फॉर्म होता, नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड्स नहीं हुआ। मेटल और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। अगर लॉस करेगा तो केटाइंस और गेन करेगा तो एनायन, तो केटायन और एनायन बनेगा तो उन्हीं के बीच तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। It is electrostatic interaction between two opposite ion। तो सीधा सिंपल कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है बिटवीन टू अपोजिट्स आयन, और आयनिक bond are non-directional, so they don't have definite geometry or structures। अगर वो नॉन डायरेक्शनल है तो हमारे पास नॉर्थ से अट्रैक्टेड है, साउथ साइड से, या हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनाए कोई मतलब ही नहीं है, वो नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा हमारे पास। अब जो आयनिक बॉन्ड्स जो फॉर्म होता है वो मेटल और नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड नॉन metal because metal form cation after loss of electron and non metal form anion after gain of electron। यही है हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स, इतना ही छोटा सा है। अगर मेटल मेटल के बीच है तो मेटालिक बॉन्ड,
मेटल नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड्स, और नॉन मेटल के बीच जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? अब यहां से हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है उसी चीज को इसी में हमारे पास ये जो आयनिक बॉन्ड है, अगर हमारे पास ये बोले कि नॉन डायरेक्शनल है, मगर बहुत सारे जब हमारे पास आयनिक जैसे अगर NaCl है, NaCl अगर हम बात करें तो पहले तो यहां से समझो कि सोडियम है, सोडियम एक मेटल है तो सोडियम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बना लिया, केटायन। और हमारे पास क्लोरीन नॉन मेटल है, हमारे पास ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एनायन। तो सोडियम प्लस और हमारे पास Cl माइनस, तो इनके बीच जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे भी देखो, जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड या फर्स्ट लेक्चर्स में हमने बात किया था कि जब एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होगा। तो ऐसा मत सोचना कि पॉजिटिव और नेगेटिव है ये, तो ये दोनों जहां सबसे जब टच कर जाएगा तो वह वहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, एक डिस्टेंस होता है। क्योंकि जब एक एटम दूसरे एटम के ऑपोजिट क्लोज आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी तो क्लोज आएंगे, उसका न्यूक्लियस भी तो क्लोज आएगा, तो रिपल्सन होगा, तो इनके बीच डिस्टेंस होता है। तो यहां पे वो जो डायग्राम हमने बताया था वो सबके लिए अप्लीकेबल है। तो यहां पे हमारे पास केटायन है और एनायन, यहां पे जो इंट्रैक्शन है, जो ये इंट्रैक्शन है, इसी इंट्रैक्शंस को बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। और नॉन डायरेक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि क्लोरीन यहां पे लगा या यहां पे लगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मगर जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम एक साथ रखेंगे तो हमारे पास एक चीज क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं लाइटिस। लाइटिस क्या होता है, एक हमारे पास एक जो आयनिक मॉलिक्यूल्स है उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब लाइटिस को समझने के लिए थोड़ा सा क्रिस्टल और अमरफस समझना। क्रिस्टल और अमरफस क्या होता है उस चीज को बात करना, कि जब हमारे पास जो पार्टिकल से बना हुआ है, जो पार्टिकल्स से बना हुआ है, अगर उसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो तो उसको लाइटिस बोलेंगे, इररेगुलर अरेंजमेंट हो तो अमरफस बोलेंगे। और जो हमारे पास क्रिस्टल और अमरफस तो हमारे पास जो क्रिस्टल जो बनेगा, तो क्रिस्टल का जो सबसे छोटा यूनिट जो हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन दे दे क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल का एक छोटा सा यूनिट जो हमारे पास पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे क्रिस्टल के बारे में, तो उसको बोलते हैं लाइटिस। लाइटिस क्या है, क्रिस्टल का एक छोटा सा यूनिट जो सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दे, उसी को बोलेंगे। जैसे अगर मान के चलो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मान के चलो कि लगभग सारे कमरे एक ही जैसे बने हुए हैं, तो एक जो कमरा होगा या फिर एक जो फ्लाइट है वो फ्लाइट सारे का स्ट्रक्चर्स बता देगा। तो वही क्या हो गया, बिल्डिंग तो बहुत बड़ा था मगर एक छोटा कमरा जैसा है वो सारा कमरा ही उसी, या छोटा सा फ्लाइट जैसा है उसी का रिप्लिकेट है सब। तो एक छोटे कमरे में कितना बड़ा कमरा है, कितना हमारे पास बाथरूम है, क्या है डायमेंशन, वो सारा एक ही अगर से पता चल जाएगा तो उसी के बेसिस पे बाकी पता चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लाइटिस। तो थोड़ा सा समझना लाइटिस क्या होता है, सॉरी क्रिस्टल और अमरफस थोड़ा समझ लेंगे ना, कि इफ in a molecule all atoms are regularly arranged, then it is called, in a molecules और atoms की बात नहीं करेंगे, in a structures all molecules in a structure all molecules are regularly arranged, then it is called crystal। जैसे अगर आप बात करते हो कि डायमंड एक क्रिस्टल है तो इसमें कार्बन का जो होगा ना वो रेगुलरली अरेंज होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो अगर हमारे पास इफ इट इज, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, इफ इट इज irregular then it is known as amorphous।
अमरफस वही कोयला हो गया, अगर डायमंड बात करते तो क्रिस्टल, और कोयले की बात करते तो अमरफस। अब क्या है कि क्रिस्टल में एक छोटा सा यूनिट, अभी जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिए थे, क्रिस्टल में एक छोटा सा पार्ट जो हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन दे दे, उसी को बोलते हैं लैटिस। स्मॉल यूनिट सबका होता है, जितने भी क्रिस्टल है सबका लैटिस होता है। डायमंड क्रिस्टल है, कोयला अमरफस है। अमरफस का नहीं होता। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो फिर एक छोटे को देख के कैसे बता सकते हो? मान के चलो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अलग अलग कमरे, हर कमरे जो हर फ्लोर पे जो कमरे हैं वो अलग अलग है, तो उसमें कोई लैटिस की बात ही नहीं कर पाएंगे। अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, वो कार्बन से बना है ये नहीं कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो क्रिस्टल है और इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वो अमरफस। तो एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे तो वो बताइए किसका प्रेजेंस है, कि अगर बिल्डिंग में देखेंगे तो कौन किस चीज से बना हुआ है वो पता चलेगा, मगर ये थोड़ी पता चलेगा कि उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो अमरफस में हमारे पास लैटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि जो वो छोटा सा पार्ट है वो पूरा बता ही नहीं पाएगा। हर फ्लोर पे जाओगे अलग अलग ही स्ट्रक्चर्स मिलेगा, तो वो है अमरफस। क्रिस्टल जो हमारे पास स्मॉल यूनिट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल विच गिव full information about crystal is known as lattice। अब इस लैटिस को थोड़ा सा एक और भी डिफाइंस करते हैं कि अगर एक छोटे सा क्रिस्टल का वो छोटा सा यूनिट जिसको रिप्लिकेट करने के बाद पूरा क्रिस्टल ही बन जाए, जैसे अगर हमारे पास बोले कि एक फ्लोर जैसा है, जैसा कमरा है उसी को रिप्लिकेट कर देंगे, दूसरा फ्लोर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह बनते जाए, तो वही क्या हो गया हमारे पास छोटा सा यूनिट लैटिस। तो वो एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं होता, मगर एक छोटा, क्योंकि उससे सारा इंफॉर्मेशन, बहुत छोटे चीज को भी रिप्लिकेट करने से कभी कभी क्रिस्टल हमारे पास कंप्लीट बन जाता है, मगर वो छोटा सा यूनिट कभी पूरा इंफॉर्मेशन दे दे कोई जरूरी नहीं होता। तो लैटिस क्या है? एक क्रिस्टल का वो छोटा सा यूनिट जिससे हमारे पास क्रिस्टल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अब यहां से समझेंगे लैटिस एनर्जी। लाइटिस समझ में आ गया, तो लाइटिस से समझेंगे लाइटिस एनर्जी क्या होता है। लाइटिस एनर्जी। अच्छा, छोटा सा एक समझ लेते हैं कि लाइटिस भी क्या होता है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें ना, तो सोडियम में हमारे पास जो लाइटिस होगा वो कैसे होगा, वो थोड़ा सा समझना, ताकि थोड़ा कुछ तो आइडिया हो लाइटिस के बारे में। जैसे अगर एक सोडियम हम लेंगे, सबसे छोटा जो लैटिस होता है वो एक क्यूब, जो सोडियम का जो NaCl का जो लैटिस होता है वो हमारे पास एक छोटा सा क्यूब जैसा होता है। तो यहाँ पे अब आपको हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग जो एटम्स होगा, अलग अलग कलर का जो, तो जिसमें सोडियम जब होगा NaCl, तो सोडियम प्लस होगा और क्लोरीन माइनस जो क्लोरीन होता है, ये रेड वाले से क्लोरीन को दिखा रहे हैं, तो ये क्लोरीन जो होगा वो हर एक कॉर्नर पे होता है। तो टोटल हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर में क्लोरीन होगा। और कहाँ पे होता है हमारे पास क्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद फेस पे भी होता है। जैसे देखो ये एक फेस बना, इस फेस के बीच में होगा, नीचे एक फेस बना, इसके बीच में, यहाँ पे एक फेस बना, इसके बीच में, ऊपर एक फेस बना, इसमें फिर एक हमारे पास बीच में पीछे वाले फेस में बनाएगा, और एक हमारे पास आगे के फेस में बनेगा। तो ये जो हुआ ये क्लोरीन है। और दूसरा हमारे पास, कलर चेंज कर देते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की बात जब करेंगे तो सोडियम जब हमारे पास होता है वो हमारे पास जो होगा, जितने एज से एज दिख रहे हैं ना, उसके सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पे एक सोडियम होगा हमारे पास, इसी तरह यहाँ पे भी एक सेज है, यहाँ पे भी एक सोडियम होगा, यहाँ पे भी एक सोडियम होगा, हर एक एज पर सोडियम होगा।
आई थिंक सब में एज में कंप्लीट हो गया। दूसरा एक और कहाँ पे होता है कि जहां पे ये क्यूब बन रहा है, कौन सी लाइन पे छूट गया, अच्छा यहाँ पे छूट गया। अब यहाँ समझना, यहाँ पे सोडियम है और दूसरा जो सोडियम होता है वो हमारे पास, अगर एक कमरे को क्यूब मानते हो तो कमरे को क्यूब मानते हो तो कमरे का जो सेंटर होगा, जो इसे कमरे का जो डायगोनल्स होगा उसको मीट करोगे, दो डायगोनल जहां पे मीट करेगा वहां पे बीच में कटेगा डायगोनल्स, उसको सेंटर बोलेंगे। उस सेंटर पे भी हमारे पास सोडियम होता है। तो ये एक्चुअली में दिखता है, ये एक है एक रेगुलर अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइटिस ऑफ सोडियम है। तो ये हमारे पास येलो वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम, और रेड वाला हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन, Cl माइनस। तो ये हमारे पास NaCl का लैटिस है, लैटिस ऑफ NaCl। तो ये NaCl हमारे पास जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखेंगे तब वो रेगुलरली अरेंज होंगे, वो डायरेक्शनल होगा। मगर हमारे पास जो इनरेगुलर अगर हमारे पास छोटा ले लेंगे तो या Na और प्लस की बात करते हैं उसमें कोई हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता। अब समझेंगे ये जो लाइटिस बना उसका एनर्जी, लाइटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होता है, ये देखो हमारे पास लैटिस जो बना हुआ वो केटायन और एनायन से बना होगा, केटायन और एनायन से बना होगा। तो लैटिस हमारे पास, ये चीज समझना कि एक मोल जो अब हमारे पास जैसे अगर HCl है, HCl है तो अगर हम HCl अगर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से हमारे पास HCl बना होगा, तो HCl का अगर हम बॉन्ड तोड़ देंगे तो यही HCl का बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा, यही सीधा सिंपल। या हमारे पास HCl जो बनाने के लिए जो एनर्जी निकलेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन से एक आइटम से, तो वो जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। या तोड़ने में जितना, बनाने में जितना एनर्जी लगा या तोड़ने में जितना एनर्जी लगा उसी को हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। दूसरा समझना, इसी लैटिस को एक यूनिट लैटिस बनाने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसके करस्पॉन्डिंग आयन से, क्योंकि ये जो बन रहा है वो केटायन और एनायन से बन रहा है, करस्पॉन्डिंग आयन से जितने एनर्जी हमारे पास रिलीज होगा, जब बनेगा तो रिलीज होगा और जब टूटेगा तो रिक्वायर्ड होगा। तो एक मोल लैटिस बनाने के लिए जितना हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा उसी को बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और इसी के ऐसे तोड़ने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो भी क्या कहलाएगा, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of lattice, amount of energy required to form or break 1 mole lattice is form or break 1 mole lattice to their corresponding ions, is known as lattice energy। तो जो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग आयन से बनाने के लिए या उसको तोड़ने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग आयंस में जितना एनर्जी लगेगा उसी को लैटिस एनर्जी करेंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझना बॉर्न हाइबर साइकिल में, इसको आपको मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में बताया था, बॉर्न हाइबर साइकिल। बॉर्न हाइबर साइकिल है तो जैसे देखो अगर हमने बनाया नमक NaCl ही बना रहे हैं, तो जैसे अगर हम अगर NaCl बना रहे हैं तो Na+ हमारे पास Na सोडियम सॉलिड का रिएक्शंस करवाएंगे हमारे पास क्लोरीन गैस से। तो ये जो रिएक्शंस होगा यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शंस रिलीज होगा तो यहाँ से हमारे पास बनेगा NaCl हमारे पास सॉलिड। तो हमारे पास जब आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया था लेवॉइजर लेप्लेस लॉ बताया था, तो उसमें बताया था रिएक्शन स्टेप में कंप्लीट हो या मल्टी स्टेप में, एनर्जी का जो चेंज होगा वो दोनों में सेम होगा। अगर दोनों में सेम होगा तो यहाँ पे उसी चीज को थोड़ा सा समझेंगे और यहाँ से वही लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन समझेंगे। देखना यहाँ से ये हमारे पास पहले सोडियम से सोडियम को चेंज करेंगे सोडियम गैस में, गैस से चेंज करेंगे सोडियम प्लस में,
सोडियम प्लस को चेंज, सोडियम प्लस का जो रिएक्शंस होगा वो फिर करेंगे हमारे पास क्लोरीन से। तो क्लोरीन को पहले फिर तोड़ेंगे क्योंकि क्लोरीन एक ही रिक्वायर्ड है, तो क्लोरीन से एक Cl2 से Cl बनाएंगे, Cl से हमारे पास क्लोरीन को क्लोरीन माइनस में चेंज करेंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास जो फॉर्म होगा उसको चेंज करेंगे इसमें। अब यहाँ से देखते जाना, सोडियम को चेंज करेंगे सबसे पहला सोडियम गैस में, सोडियम गैस से चेंज करेंगे सोडियम हमारे पास प्लस गैस में। दूसरा क्लोरीन जो Cl2 है उसको Cl2 सिंगल एटम में चेंज करेंगे, ये गैस में है, जो रिएक्शंस होता है वो जनरली गैसियस फेज में होता है। अब यहाँ से क्लोरीन को चेंज करेंगे Cl माइनस गैस में। और अब यहाँ से देखते जाना, यहाँ पे अब हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसकी बात करेंगे। तो अगर हमारे पास सोडियम से सोडियम गैस में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन लगेगा, सॉलिड से गैस चेंज कर रहे हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो हीट ऑफ सब्लिमेशन। गैस से हमारे पास गैस ही है, सोडियम 0 से प्लस जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी कौन सा, फर्स्ट आयोनाइजेशन का इसका सोडियम का। दूसरा यहाँ से क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा बॉन्ड डिसोसिएशन, डेल्टा H ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो क्लोरीन हमें जरूरत था हाफ, तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा उसको जब तोड़ोगे तो हमारे पास 2 क्लोरीन निकलेगा, तो एवरेज में हम बोल सकते हैं कि 1 क्लोरीन चाहिए तो आधा हमें एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरा क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लग जाएगा। अब देखो क्या हमारे पास सोडियम प्लस और माइनस है, ये करस्पॉन्डिंग आयंस है, उससे हमारे पास उसका लाइटिस बन रहा है। ये अगर हमारे पास ये सोडियम का लाइटिस अगर फॉर्म हो रहा है तो ये उसके करस्पॉन्डिंग आयन से उसके लाइटिस बनाने में जो एनर्जी खपत होगा वो हमारे पास लाइटिस एनर्जी कहलाएगा। अगर हमें यहाँ से लाइटिस एनर्जी, अब यहाँ से लेवाइजर लेप्लेस के हिसाब से एनर्जी, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं वो एक स्टेप में करवाए या मल्टी स्टेप में करवाए, टोटल एनर्जी चेंज सेम ही होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक ही स्टेप में जो रिएक्शंस में हीट निकल रहा है वो बाकी का सम होगा। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें हीट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल्स टू हमारे पास हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा, ये किसका सोडियम का। दूसरा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा फर्स्ट सोडियम का, प्लस हमारे पास इधर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका Cl2 का, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी, अब यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर लैटिस एनर्जी निकालना है तो बाकी बात सारा नेगेटिव हो जाएगा, उधर लेके चले जाएंगे तो लैटिस एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शंस माइनस हमारे पास हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन प्लस हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। तो इसी का हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं लैटिस एनर्जी। ये यहां तक हुआ। अरे दोनों इक्वल है तो ये हमारे पास दोनों बराबर है तो लैटिस एनर्जी बराबर है। अगर कितना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है तो c बराबर जब करोगे तो y माइनस एम एक्स करोगे। चले यहां से आप निकाल सकते हैं लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट हमें जो बात करना है बॉर्न हैबर कंडीशन। अब यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे कि एक छोटा सा कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स कब बनेगा। सीधा सिंपली यहाँ से एक छोटा सा यूज करते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स, एक छोटा सा पॉइंट छूट गया, इसी में इंक्लूड करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं करते। आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो हमने बोला मेटल और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच जो फॉर्म होता है उसमें बस ये इतनी बातें खाली याद रखनी कि जो अगर दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो जनरली आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होता है। अगर 1.7 से कम है तो आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ से दूसरा एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं।
for ionic bond formation electronegative difference must be 1.7 in between metal and non-metals। मेटल और नॉन मेटल के बीच हमारे पास इतना होना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा देखना कि जब हम लाइटिस एनर्जी की बात कर लिए तो यहाँ से थोड़ा सा देखना कि लाइटिस एनर्जी हमारे पास कैसे वैरी करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइटिस एनर्जी। अब यहां से सीधा सिंपल हमारे पास कौन कौन से फैक्टर लाइटिस एनर्जी को इंपैक्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो हमारे पास एक ही छोटा सा फैक्टर देखेंगे। देखो लाइटिस एनर्जी जो होता है वो जितना ज्यादा चार्ज होगा, लाइटिस एनर्जी क्या है कि लाइटिस एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं। अगर बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। अगर हमारे पास वही चीज सीधे अब अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग का रीजन क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो अगर वहां से देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है F इज इक्वल्स टू के क्या है कांस्टेंट, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दो पॉइंट चार्ज मानना, एक दूसरा, ये Q1 चार्ज है, ये Q2, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो R है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बराबर होता है। अब यहां से समझना कि अगर हमारे पास लाइटिस एनर्जी है जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा बेहतर। अब यहां से देखो जो लाइटिस एनर्जी, इसी के बेसिस पे हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं वो देखना कि जो लाइटिस एनर्जी होगा, लाइटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन और एनायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवाइड बाय साइज ऑफ केटायन और साइज ऑफ एनायन। यहां से ये लिख देते हैं, क्या क्या हमने लिखा, वेयर Q प्लस क्या है, चार्ज ऑन केटायन, Q माइनस क्या है, चार्ज ऑन एनायन, R प्लस क्या है, साइज ऑफ केटायन, R माइनस साइज ऑफ एनायन। जितना ज्यादा साइज होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास, उतना कम, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो दोनों के बीच सेपरेशन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ से इसी चीज को जो दूसरे ही टर्म्स में लिख देते हो कि लाइटिस एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है उस चीज को समझना। पहला, दूसरा एक और जो फैक्टर बोल देते हैं, इसी चीज को मर्ज करके लाइटिस एनर्जी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है, देखो चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज बाय साइज को ही बोलते हैं। जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये हमारे पास चार्ज बाय वॉल्यूम कि जो हमारे पास चार्ज है, या साइज भी बोल सकते हो, वॉल्यूम जितना ज्यादा साइज, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा ही वॉल्यूम होगा। तो चार्ज बाय वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू, मतलब चार्ज जितना ज्यादा और फिर वॉल्यूम मतलब रेडियस, तो उसी चीज को या तो इसके कर लो या दूसरी तरह से कर लो। क्लियर। अब यहां से अब इतना अगर समझ में आ गया तो अगर हमारे पास बात करेंगे किसी भी ग्रुप में, एक ग्रुप में हम बात करते हैं लाइटिस एनर्जी का कंपेयर करना है आपको। हमने लिया सोडियम, लिथियम से स्टार्ट करते हैं ना, लिथियम प्लस सोडियम, हलीना का रब से फरियाद। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो लाइटिस एनर्जी कैसे डिफर करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज,
डिक्रीज। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास लाइटिस एनर्जी हमारे पास डिक्रीज, पहले तो यहां से बोल सकते हैं कि जो साइज ऑफ आर प्लस की ही बात कर रहे हैं, आर प्लस, ये क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप, हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। चार्ज देखो सब पे एक है, अगर चार्ज सब पे एक है तो साइज बढ़ रहा है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये लाइटिस एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इतनी छोटी सी बात है। सेम अगर इसी तरह हम बात करें, अगर हमारे पास मैग्नीशियम की बात करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो अगर हमारे पास इसमें हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो आएगा वो, ठीक है हमारे पास, अच्छा 2+, इसमें हमारे पास जो बात करेंगे, इसमें बताना कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें भी वही चीज डाउन द ग्रुप हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास R प्लस का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, तो लाइटिस एनर्जी हमारे पास डिक्रीज करेगा। दूसरा अब यहाँ पे देखना, अगर हमने लिया, एक लिया है सोडियम प्लस, दूसरा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 3+, तो यहाँ से हमारे पास ट्रेन बताना, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पे देखें कि जो हमारे पास चार्ज था, चार्ज Q+ की बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास लाइटिस एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। इतनी छोटी सी बात है। चार्ज डेंसिटी इसी का बेसिस पे लगा देते हैं कि चार्ज बाय साइज। यहाँ पे अगर हम देखो चार्ज और साइज की बात करोगे तो साइज देखो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ रहा है। साइज हमारे पास सबसे छोटा सोडियम का, सबसे बड़ा सोडियम का होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा समझना, सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कितना कर रहा है, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज हो जाता है। अब यहां से हमारे पास दूसरा जो फैक्टर्स करेंगे इसी जैसा सेम है, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये लाइटिस एनर्जी से ही लिंक है। अब इसी चीज को समझना, लाइटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, लाइटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों एक ही जैसा होता है। अब इनमें क्या है, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, हाइड्रेशन एंड या फिर हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी। देखो अगर हमारे पास लाइटिस को पानी में डुबाएंगे या अगर लाइटिस को पानी में, अगर कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसॉल्व हो रहा है तो लाइटिस अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाता है, तो आयन और डाइपोल का इंट्रैक्शन होता है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन वाटर तो उसको बोला जाएगा सॉल्वेशन, हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी। हाँ ठीक है, अगर हम किसी भी पानी के अलावा किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम आयंस को डिसॉल्व कर रहे हैं उस केस में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। पानी के लिए एक स्पेशल टर्म्स बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे इस चीज को थोड़ा सा समझना, एक छोटा सा लिख देते हैं, आयन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट is called सॉल्वेशन, और इसमें जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको सॉल्वेशन एनर्जी बोल देते हैं। दूसरा यहां से समझना कि अगर आयन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट के जगह पे H2O, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब एनर्जी का जो चेंज आएगा यहां पे वही भी लिख देते हैं कि यहां पे चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ये कहलाएगा सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। और यहां पे जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे चेंज इन एनर्जी, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। तो एक ही टर्म्स है, बस क्या है, जैसे अगर तुम्हारा नाम छोटू है और तुम्हारा नाम अगर अभिषेक है तो अगर घर में हो तो अभिषेक और छोटू एक ही है,
बस क्या है कि अभिषेक एक स्पेसिफिक नाम है और छोटू व्यास प्यार से बोल रहे हैं, तो सॉल्वेशन एनर्जी सबके लिए एप्लीकेबल है, मगर उसी का एक नाम दे दिया गया है हाइड्रेशन। तो जब पानी यूज होगा तो होता क्या है, उस चीज को समझेंगे। पहला थोड़ा सा हमारे पास, जैसे अगर हमने सोडियम प्लस और एक ले लिया क्लोरीन प्लस, सोडियम प्लस होगा, क्लोरीन हमारे पास माइनस होगा, ये दोनों एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हमारे पास सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, अगर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये टूटेगा करस्पॉन्डिंग आयंस में, और अगर करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा तो होता क्या है वो चीज को समझेंगे। क्लोरीन का थोड़ा साइज बड़ा होगा सोडियम से, थोड़ा का अच्छा खासा बड़ा होता है। हाँ, सोडियम से क्लोरीन का साइज बहुत अच्छा खासा बड़ा होगा। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है और उस पर नेगेटिव है, केटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है। हर चीज पे इतना मतलब कंफ्यूजन। ये हमारे पास है सोडियम प्लस और ये होगा क्लोरीन माइनस। जब हमारे पास इसको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो एक फेनोमेना होगा, उस चीज को थोड़ा सा समझना। अब इसी चीज को कर देते हैं एक और स्फीयर से। ये डॉटेड लाइन अगर रह जाता है, डॉटेड मेरे को बाउंड्री पे डॉटेड चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ छोड़ो। यहाँ से देखना, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम था और सोडियम प्लस था, क्लोरीन हमारे पास माइनस था। इस चीज में देखो सोडियम प्लस है तो उस पर क्या ऑन ऑपरेट करेगा, प्लस है पर नेगेटिव। नेगेटिव जब होता है तो ऑक्सीजन आता है हमारे पास और ये बॉन्ड्स बना लेगा। आप यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल दिखा सकते हो उतने दिखा सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो इसमें हाइड्रोजन इंड आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होगा। सॉरी, अब यहाँ से एक बात समझना कि ये जो दो चीज सॉल्युबिलिटी, हमारे पास कोई भी आयंस कब सॉल्युबल होगा वो थोड़ा समझना। अगर हमारे पास ये जो बनाया हुआ, इसमें तो थोड़ा बॉन्ड दिखा दिए, ये हमारे पास बॉन्ड के जगह पे यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा। अगर ये इंट्रैक्शन और इसका पूरा एक यूनिट लोगे तो लैटिस बनेगा। तो सोडियम का ये हमारे पास क्या हुआ होगा, लैटिस। लैटिस डिसॉल्व होके ये टूट रहा है हमारे पास, तो सोडियम प्लस और Cl माइनस में टूट रहा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो पानी में डिसॉल्व होगा, तो पानी में हमारे पास या सॉल्वेंट में जो भी डिसॉल्व होगा तो ये हमारे पास इंट्रैक्शन होगा। एक आयन है और इसको डाइपोल, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव रहे छोटे डिस्टेंस पे तो उसको डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन से एनर्जी घटती है, एनर्जी घटेगी तो एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा तभी तो इसको तोड़ पाएगा, और अगर हमारे पास कम हुआ तो इसको तोड़ नहीं पाएगा। तो हमारे पास लाइट, अगर किसी चीज को अगर हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबल है, अगर हमारे पास सॉल्युबल है, पहला तो ये चीज समझना कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी
से लाइटिस एनर्जी से हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी, फिर से सॉल्वेशन एनर्जी की यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हमारे पास किसी लाइटिस को पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपल सा है, एनर्जी रिलीज आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ मॉलिक्यूल इज known as हाइड्रेशन एनर्जी। इसको पर मोल के कंपेयर करेंगे तो यहां से ये बात है क्लियर कि जो एनर्जी निकलेगा, अब यहां से फिर वही फैक्टर्स आ जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी आपको कंपेयर करने बोलेगा किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो अगर हमारे पास यहां से एक तो हाइड्रेशन एनर्जी आएगा, दूसरा कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। जो लाइटिस एनर्जी का फैक्टर था वही हाइड्रेशन एनर्जी का भी फैक्टर होता है। तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का लाइटिस एनर्जी का फैक्टर क्या था, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटायन और एनायन के, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही चीज आ जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी उसकी तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होगा। तो दोनों एक ही चीज है। जितना अब एक ही चीज क्यों है वो समझना कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होगा, और उतना मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट करेगा तो उतना एनर्जी घटेगी। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल। अगर जितना बड़ा साइज होगा तो साइज बड़ा होने से वो उसका चार्ज डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि चार्ज हमारे पास और साइज जो है या वॉल्यूम है वो हमारे पास इनवर्सली है। सेम चीज। और दूसरा चीज जैसे इस चीज को समझ सकते हैं, एक मैग्नेट लिए, सेम ही स्ट्रेंथ का दो मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट आपने लिया या कोई भी मैग्नेट लिया, एक का साइज छोटा है और एक का बड़ा है, तो अगर जब आप उससे काम करना चाहोगे तो छोटे वाले ज्यादा अट्रैक्शंस करेगा और बड़ा वाला का अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। तो यही है हमारे पास। तो अगर हम इसमें अगर हम बात करें सिंपली, ठीक है, यहां से अगर हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चंस ले लें, सेम टाइप का अगर क्वेश्चंस ले लें, हमारे पास क्या है, अगर लिथियम प्लस सोडियम प्लस हलीनाका रब से, तो अगर इन सब में बात करेंगे तो हमारे पास लाइटिस एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? लाइटिस एनर्जी डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगा, सेम ही तो फैक्टर है। तो हमारे पास यहां से क्या हो रहा है कि जो हमारे पास साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। साइज अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगा। चार्ज डेंसिटी, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घटेगा। तो सेम ही चीज फैक्टर है। दूसरा, कोई भी अगर आप बात कर रहे थे सोडियम प्लस की बात कर रहे हो, फिर हमारे पास सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम 2+, उसके बाद एल्युमिनियम 3+ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाओगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, चार्ज हमारे पास बढ़ रहा है। चार्ज अगर बढ़ेगा तो हमारे पास लाइटिस एनर्जी भी बढ़ेगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। दूसरा, अब एक और चीज समझना, जैसे एक और क्या, एक और एग्जांपल देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हमारे पास ब्रोमीन है और आयोडीन है, सब पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइज हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बढ़ रहा है। तो लाइटिस एनर्जी हो या फिर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी हो, ये दोनों केस में हमारे पास डिक्रीज करेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गया? अब इसी का हमारे पास है कंडक्टेंस, इसी का छोटा पॉइंट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को देखना थोड़ा सा, और ये कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस के बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पोलराइजेशन, वो अगले क्लास में। अभी कंडक्टेंस पे समझना। अब यहां से समझना कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, जितना ज्यादा हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे। अगर उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो उसका जो लेयर होगा, इसका जो साइज होगा
वो और बड़ा होगा। ये हमारे पास क्या है, ये जो आउटर लेयर जो बता रहा है ना, ये आउटर लेयर्स हमारे पास, ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन स्फीयर। ये सोडियम होगा वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा, तो उसके बाद वाटर अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स बड़ा घेरा बनाएगा। अब ये जो बड़ा घेरा बना एक्चुअल साइज तो वही होगा। दूसरा हमारे पास ये भी, इसी में भी ये बात कर सकते हो कि ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन स्फीयर, कि जो वाटर को डिसॉल्व करने के बाद वाटर जो अट्रैक्ट हो गया उसके बाद हमारे पास इसका साइज बढ़ गया। तो अगर हमारे पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना छोटा रेडियस होगा, उतना ज्यादा हमारे पास हाइड्रेशन साइज होगा, और हाइड्रेशन साइज होगा तो जितना बड़ा हो जाएगा, और उतना बड़ा हो जाएगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। मतलब समझना, अगर तुम खड़े हो और तुम्हारे बगल में सुमो खड़ा है, सुमो जानते हो, जापानीज पहलवान को बोलते हैं, ऐसे ही थोड़ा रहता है लंगोट पे। अब उसमें देखे होगे तो वो अगर वो और तुम है, अगर दोनों को 100 मीटर की रेस लगाना है तो तुम जल्दी कंप्लीट कर लोगे। उसकी बॉडी बांस बड़ा है, साइज बड़ा है, तो मूवमेंट कम होगा। अगर मूवमेंट कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होता है कि कैटायन और एनायंस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो कैटायन और एनायन जितना जल्दी मूव करेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना कम मूवमेंट होगा। तो कंडक्टेंस यहां से रिलेट होता है। अब यहां से समझना कि कंडक्टेंस जो था, कंडक्टेंस हमारे पास क्या हो रहा था कि जो कंडक्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी होगा, मोबिलिटी, और मोबिलिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। अगर जस्ट साइज बड़ा होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगा ना, साइज छोटा वाला जल्दी मूव करेगा, अगर बड़ा होगा तो वो थुल्लुक थुल्लुक चलेगा ना। तो साइज, जो यहां साइज की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन स्फीयर, हाइड्रेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं। अब जो साइज होगा, यहां से देखना फिर से कि जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होगा। जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना छोटा रेडियस उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो साइज हमारे पास चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमारे पास बात कर रहे हैं कंडक्टेंस, साइज, हाइड्रेशन स्फीयर, ये जो साइज की बात कर रहे हैं, ये जो साइज बात कर रहे हैं हाइड्रेशन स्फीयर है, ये हाइड्रेशन स्फीयर साइज, हाइड्रेशन स्फीयर का जो साइज होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यहां से क्वेश्चंस देखना कि वही जो फर्स्ट ग्रुप के अगर एलिमेंट्स लोगे तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या क्या लोगे, लिथियम प्लस, हमारे पास सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, और उसके बाद लीना का रब, आर बी सीजियम। तो ये अगर हमारे पास है तो यहां से क्या हो रहा है कि देखो हमारे पास साइज हमारे पास जो है वो साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो ये चार्ज तो सब में एक ही है, साइज हमारे पास अगर इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन स्फीयर का जो साइज होगा वो डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज मतलब यहां पे रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस, और ये साइज अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास हाइड्रेशन स्फीयर का जो साइज होगा वो हमारे पास, साइज की जगह पे रेडियस लिख देते हैं, बेहतर होगा, रेडियस ऑफ कैटायन, आर प्लस मतलब हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन की बात कर रहे हैं। तो अगर कैटायंस की बात करेंगे तो वो कैटायन का जो हमारे पास, ठीक है, आर प्लस कैटायन का रेडियस है। तो इस केस में हाइड्रेशन जो, अगर हमारे पास रेडियस कम बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन स्फीयर का जो साइज होगा वो घटेगा। अगर हमारे पास हाइड्रेशन स्फीयर का जो हमारे पास अगर ये घटेगा तो मोबिलिटी हमारे पास बढ़ेगा, और मोबिलिटी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस हमारे पास बढ़ेगा। ये जो अप्लाई करेंगे वो वाटर में अप्लाई करेंगे, ये याद रखना, या सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में अप्लीकेबल होगा। क्लियर, इतनी बात है। हाँ, क्या चाहिए, अक्रॉस द पीरियड देख लो। अभी हमारे पास एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमारे पास सोडियम प्लस कर दिए, हमारे सोडियम,
मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 3+। तो अगर पीरियड में बढ़ोगे तो ये यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज अगर बढ़ेगा तो हमारे पास हाइड्रेशन स्फीयर भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटेगी। तो हमारे पास Cl किसके साथ कंपेयर करना चाहते हो? कंडक्टेंस। सोडियम एक केटायन है और क्लोरीन एक एनायन है, और उसमें भी बात करोगे तो क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है सोडियम प्लस के कंपैरिजन में, बड़ा है। तो पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, कंडक्टेंस ज्यादा हो, कम मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, साइज तो कम बढ़ेगा ना फिर। अरे तुम जो कंपेयर कर रहे हो वो बहुत अलग अलग चीज को कंपेयर कर रहे हो। पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, एक चीज तो कांस्टेंट रखोगे। यहां पे अगर हम मूव करेंगे पोटासियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम यहां से, तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास केटायन, रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन ये क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये तो बोल सकते हो। या फिर हमारे पास जो चार्ज है Q+ है वो बढ़ रहा है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो हमारे पास हाइड्रेशन स्फीयर, हाइड्रेशन स्फीयर जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज करेगा, तो मोबिलिटी हमारे पास डिक्रीज करेगा, और मोबिलिटी डिक्रीज करेगा तो हमारे पास कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। अब एक छोटा सा एक और बात देख लेना, अगर हमारे पास ये तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ये जो कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है वो सेम होना चाहिए। सबसे पहला जो फर्स्ट फैक्टर होता है, जो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा हमारे पास आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस, और हमारे पास उसके बाद जब नंबर सेम हो जाएगा तब बात करेंगे मोबिलिटी और साइज उसकी। तो अगर आयंस के नंबर ज्यादा हैं तो कंडक्टेंस ज्यादा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज इन ऑर्डर, या फाइंड आउट द कंडक्टेंस, फाइंड आउट द हाईएस्ट कंडक्टेंस, हाईएस्ट कंडक्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास हाईएस्ट कंडक्टेंस आपको पता करना है। आप में एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, सबसे पहला दे दिया हुआ है 1 मोलर H2SO4, दूसरा दिया हुआ है 1 मोलर हमारे पास KCl, दूसरा जो दिया, तीसरा जो दे दिया हुआ है हमारे पास, तीसरा 1 मोलर CH3C डबल बॉन्ड O एसिडिक एसिड, और चौथा दिया हुआ है कि हमारे पास ऑल ऑफ दिस, कि सबका जो कंडक्टेंस होगा, या फिर ये लिख देता है सेम कंडक्टेंस, ऑल हैव सेम कंडक्टेंस। तो अब यहां से देखो, हमारे पास सबसे पहला जब बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे। अमाउंट तो लगभग दिया हुआ, जो पहला आयन, जो मॉलिक्यूल्स का अमाउंट सेम दिया हुआ, मगर मॉलिक्यूल्स थोड़ी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आयंस कंडक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास H2SO4 है वो ब्रेक कर जाएगा हमारे पास 2H+ और SO4 माइनस में, ये हमारे पास KCl ब्रेक कर जाएगा K+ और Cl माइनस में, सॉरी। और दूसरा हमारे पास है एसिडिक एसिड जो होगा वो ब्रेक करेगा एसिडिक एसिटेट आयन और H+ में। अब यहां से समझना, ये फर्स्ट टू जो है ये दोनों हमारे पास स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो हमारे पास 2 आयंस इसमें और यहां पे 3 आयंस है। नंबर ऑफ आयंस यहां पे 3 आयंस है और यहां पे 2 आयंस है। तो जब ये 1 मोल मान के चलते हैं, 1 लीटर में डिसॉल्व होता है, इसका 1 मोलर होगा, इसका भी 1 मोल होगा, इसका 1 मोल टूटेगा तो 3 मोल्स आयन देंगे, इसका 1 मोल टूटेगा तो 2 मोल्स आयन देगा, इसका जब मोल टूटेगा तो 2 मोल से कम ही आएगा क्योंकि पार्सली डिसोसिएट करेगा। ये हमारे पास वीक है। अगर वीक है तो ये हमारे पास बोल सकते हैं कि 2 आयन से हमारे पास जो होगा वो कम ही आएगा। अगर कम आएगा तो जो कंडक्टेंस होगा वो डिफरेंट कर गया।
तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास आएगा वो सबसे ज्यादा जो आएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट हमारे पास इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, देन सेकंड आ जाएगा, देन थर्ड आ जाएगा। अब यहां से बोला हुआ है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो गया ही नहीं। हमने यहां तक अभी तक क्या बात किया था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। तो यहाँ पे इन मोल्टेन फॉर्म में हमारे पास जो होगा वो केटायन और एनायन का जो साइज है वो वही रहेगा, इसमें कोई पानी में डिसॉल्व नहीं है। जब दूसरा बात करेंगे इन एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पे हाइड्रेशन स्फीयर का जो साइज आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका हाइड्रेशन साइज सबसे बड़ा, मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। मगर जब मोल्टेन फॉर्म में करेंगे, मेल्ट डाउन करेंगे, तो साइज में कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो जो छोटा होगा वो सबसे ज्यादा मूव करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन का, और फजान्स रूल देखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे, आयनिक कैरेक्टर देखेंगे, और बहुत कुछ देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।